पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। उस उस आधार पर प्रकार हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो पहला जो था हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है। तो एक बार फिर हम दोबारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब रहा, जब पिछले दिन स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ प्रकार आया था, जैसे यानी टाइप्स आए हुए थे। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ हम लोग पढ़े हुए थे। सॉरी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? तो इसमें आपको बताया गया था कि इस प्रकार का मैट्रिक्स, यानी यदि कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, और इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि इसका जो ऑर्डर है, जो m इंटू n था, इस प्रकार, इस प्रकार से कि m का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो, n के वैल्यू के बराबर। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इतना हम लोग डिस्कस किए थे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ प्रकार थे, जिसमें पहला जो है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग देखे थे। ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई, अव्याहु या तत्समक, तत्समक अव्याव। ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यानी यदि, तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि यह हमेशा जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वर्ग अव्याहू ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब रहा कि किस प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यदि, अब दो कंडीशन हम लेते हैं, ए बराबर ए आई जे है, और यहां तो ऑर्डर एक ही होगा यानी m इंटू एम। तो यदि इतना इस प्रकार से है कि डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ए आई आई, यानी दोनों सेम रहे, या ए आई जे बराबर कितना, वन, किसके लिए, तो जब आई बराबर हो किसके लिए, जे के लिए। और ए आई जे बराबर जीरो यदि आई जे के बराबर नहीं हो। माने दो कंडीशन हमारा हो सकता है। क्या क्या कंडीशन है कि जो ए आई, जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट था ए आई जे,
तो दो कंडीशन हो सकता है कि या तो वो एक हो जाए नहीं तो जीरो हो जाए। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि आई और जे जब बराबर हो तो वन होना चाहिए, और आई जब जे के बराबर नहीं हो तो उस स्थिति में कौन सी हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। मतलब, और आम भाषा में कल हमने बताया बताया था कि यदि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, यानी विकर्ण अवयव, अवयव बराबर एक हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, एक तरीका ये भी हमारा हो सकता है। अब जैसे कितने से यह शुरू हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे एक एग्जांपल मान लो हम ले रहे हैं कि ऑर्डर टू की मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसमें दो गुने दो है। तो डायगोनल में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसका पोजीशन है एक एक, इसका पोजीशन है एक दो, नीचे वाले का पोजीशन होगा दो दो, और इसका पोजीशन होगा दो एक, और इसका पोजीशन होगा दो दो। क्लियर है? क्लियर है? पोजीशन सब किसी को क्लियर है? पोजीशन कैसे लिखा जा रहा है? पोजीशन जो लिखा जा रहा है वो क्लियर है सब किसी को, कि वन 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 टू क्यों लिख रहे हैं? तो ये पहला वाला एक बात ध्यान रखना कि जो ए आई जे लिखते हैं, तो ये पहला वाला जो है वो किसको दिखाता है, रो को। और जो दूसरा वाला है वो दिखाता है किसको, कॉलम को। यानी रो का मतलब हो गया पंक्ति, कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो क्षैतिज होता है इसको रो बोलते हैं। तो यह R1 है और यह R2 है। और यह वाला जो ऊपर से नीचे माने यह वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। यानी कॉलम में है यह, और यह कॉलम फर्स्ट कॉलम है और यह सेकेंड कॉलम है, यानी बीच से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले रो लिखते हैं तो ये फर्स्ट रो में है और कॉलम फर्स्ट में है, तो वन वन हो गया। फर्स्ट रो में है कॉलम सेकेंड है तो वन टू हो गया। फर्स्ट सेकेंड रो में है कॉलम फर्स्ट है तो टू वन हो गया, और ये टू टू हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, हमने यहाँ लिखा है कि आई बराबर यदि जे हो तो वन होना चाहिए। तो अगर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे, तो जहां जहां आई और जे का वैल्यू सेम हो, जहां जहां आई और जे का वैल्यू सेम है, तो किस किस पोजीशन के लिए आई और जे का वैल्यू सेम है, कौन बताएंगे? किस पोजीशन के लिए आई और जे का वैल्यू सेम है? कहाँ कहाँ सेम दिख रहा है हमको? या अब डायगोनल भी तो हम लोग समझ रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, मेन डायगोनल बोला जा रहा था। और ये जो दूसरा वाला था ये क्या था, सेकेंडरी डायगोनल था। तो मेन डायगोनल हमारा वन हो जाना चाहिए। तो वन हो गया, तो मेन डायगोनल हमारा वन हो गया, तो ये टू इंटू टू ऑर्डर का क्या हो गया, तत्समक अव्याहु हो गया। ठीक है। थ्री ऑर्डर का अगर हम बात करें, तो थ्री ऑर्डर वाले में अगर हम बात करें, तो थ्री ऑर्डर वाले में क्या हो जाएगा, तो फिर वही हम डायगोनल एलिमेंट ऑब्जर्व करेंगे। डायगोनल एलिमेंट अगर हम देखेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट फिर हमारा क्या आएगा, तो डायगोनल एलिमेंट तीन, यानी तीन गुने तीन की बात कर रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट एक, जीरो जीरो, फिर जीरो एक जीरो, फिर जीरो जीरो एक। तो इसमें देखो तो डायगोनल एलिमेंट यही ना है, और डायगोनल एलिमेंट वन है और बाकी सारे जीरो हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्समक अव्याहु, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थिंक सब किसी को क्लियर होगा। क्लियर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब किसी को क्लियर है?
तो आइडेंटिटी के लिए हमारा है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। और जो जितने भी नॉन डायगोनल है, मैंने डायगोनल को छोड़ के जितने बच गए, वह सबके सब क्या होने चाहिए तुम्हारे, 0 होने चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अब दूसरे पे बात कर रहे हैं। दूसरे मैट्रिक्स पे जो दूसरा प्रकार हम लोग पढ़े थे, तो दूसरा प्रकार कौन सा पढ़े थे हम लोग? तो आइडेंटिटी के बाद हमको जो जानना चाहिए, थोड़ा सा इसको क्लियर करते चलेंगे, कल ऐसे पढ़ चुके हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी के बाद यानी एक था स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोल रहे थे अदिश अव्याहू। अदिश अव्याहू। ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अव्याहू क्या बताया गया था कल, तो हम बताएंगे, क्योंकि कल हम बोले थे कि पूछेंगे। स्केलर मैट्रिक्स कल क्या बताए थे, क्या होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए? सर जिसका भी कर्ण सेम हो और बाकी सब अवयव जीरो हो। विकर्ण सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब क्या है, कुछ भी हो, यानी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यानी डायगोनल एलिमेंट्स यानी विकर्ण का जो अवयव है, विकर्ण अवयव समान हो। विकर्ण अवयव समान हो तथा अन्य सभी क्या हो, शून्य। ठीक है। अगर इसको हम नोटेशन के रूप में लिखना चाहेंगे, तो इस तरह से नोटेशन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे अगर सिंबल के रूप में लिखे तो, कि यदि ए बराबर ए आई जे है, ठीक है, इस यानी इस प्रकार से है, यानी एम इंटू एम है, केवल एम भी कहीं कहीं लिखा होता है, इस प्रकार, इस प्रकार से कि क्या जो ए आई जे है, यह दो वैल्यू दे रहा है। कौन कौन सा दो वैल्यू दे रहा है? तो एक यानी के आ रहा है किसके लिए, जब आई बराबर जे हो, और 0 आ रहा है जब आई बराबर नहीं हो किसके, जे के। जब आई बराबर जे हो तो उस स्थिति में कौन सी आ रहा है, के। मतलब जो विकर्ण का अवयव है यह कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ जैसे अगर दो ऑर्डर का हम लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे के 0 0 के। और के यहाँ कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, एक सॉरी 0 नहीं होगा, एक एक भी नहीं होगा। एक अगर खैर स्पेशल टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं उसको, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी है, सात भी है, आठ भी। ठीक है। फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 3/4 भी हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? कौन बताएंगे? अगर 3 × 3 का लिखेंगे, जैसे मान लो हमने √5 लिख दिया, कौन बताएंगे? यह क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसको लेके कहीं कोई यानी अदिश अव्याहू है।
अगर आपसे पूछा गया या पूछा जाए कि जो तत्समक अव्याहु है वह क्या अदिश अव्याहु होगा, यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, बताएंगे? होगा सर। होगा। निश्चित रूप से होगा, उसको लेके हल्ला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हल्ला? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा? होगा सर, मुझे लगा ना कि मतलब पूछ रहे हैं कि अदिश आव्यूह क्या तस्मक आव्यूह हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता है। नहीं, यानी अदिश तत्समक नहीं हो सकता है, लेकिन तत्समक जो है अदिश निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि के का वैल्यू 1 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यानी अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि तत्समक अव्याहु यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। यानी जो तत्समक अव्याहु है एक विशेष प्रकार का अदिश अव्याहु है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट या जो के का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है हमारी बात? ठीक है यहां तक? चलिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद कौन सा है जी? इसके बाद यानी लोअर एक ट्रेंगुलर बच रहा है, स्केलर हो गया लोअर अपर, ठीक है। और एक और है तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए, एक है हमारा कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव क्या कहता है कि विकर्ण पे जो हो, विकर्ण या ऐसे भी बोल सकते हैं कि विकर्ण को छोड़ के, ठीक है, या मुख्य विकर्ण या प्रधान विकर्ण को छोड़ के बाकी अगर क्या हो जाए, बाकी अगर क्या हो जाए तुम्हारा शून्य हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जो ने क्या कहा कि डायगोनल एलिमेंट कोई नंबर हो, यानी अगर हम लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि यदि विकर्ण अवयव को छोड़ के, अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाए, यानी जीरो हो जाए, ठीक है। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो वो क्या हो जाने चाहिए? जीरो हो जाने चाहिए। मतलब
क्वेश्चन यह हो गया कि इस तरह से हो जाएगा कि मान लो दो ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ दो हो, जीरो हो, एक हो, जीरो हो और पांच। ठीक है। तो हमको मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स नॉन, हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हो नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी नॉन जीरो। तो दो पांच हो सकता है। तो यह क्या है? तुम्हारा विकर्ण ब्याहु है। वहीं अगर हम बोले कि मान लो कि तीन ऑर्डर को अगर हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है रूट दो हो जाए, जीरो जीरो जीरो, 1.5 हो जाए, जीरो जीरो जीरो, 3/2 हो जाए। तो यह भी क्या होगा? विकर्ण अव्याहू होगा। हमको मतलब है कि विकर्ण जो मेन डायगोनल जिसको बताया गया था, जो लेफ्ट से राइट है, अगर इसमें कोई भी नंबर रहे, नन जीरो रहे, जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या रहे, तो विकर्ण अव्याहू होगा। अब हमारा क्वेश्चन है आपसे कि क्या तत्समक तत्समक अव्याहू जो है विकर्ण अव्याहू है या नहीं है? तत्समक अव्याहू विकर्ण अव्याहू है या नहीं है? नहीं है सर। हाँ, नहीं है। नहीं है। कैसे लग रहा है कि नहीं है? विकर्ण अव्याहू, सॉरी, तत्समक अव्याहू विकर्ण अव्याहू कैसे नहीं है? हमको समझाइए थोड़ा सा। नहीं सर, हो सकता है क्योंकि इसमें समान के अतिरिक्त मतलब और असमान भी आ सकते हैं, हो सकता है सर। समान ये नहीं बोला जा रहा है कि समान है या क्या है। यानी अगर हम पढ़े हों थोड़ा सा चार्ट वगैरह या सर्कल वगैरह में, तो हम बोले कि सबसे जो छोटा है, जो सबसे अंदर है, वो अब ध्यान से देखोगे यहाँ, जो क्योंकि विकर्ण अवयव लगभग यहाँ खत्म हो जाएगा। तो जो सबसे अंदर है वह क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी IM हम लिख रहे हैं। ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके अंदर आता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो किसके अंदर अगर बोले, तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर है। किसके अंदर आएगा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। और जो ये स्केलर है वह किसके अंदर आएगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आएगा। मतलब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर है या नहीं है, तो है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल है या नहीं है, तो है। स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? तो निश्चित रूप से स्केलर जो है वह भी क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इससे कुछ क्लियर हो पाएगा? पूरा लिखते हैं। ये अंदर वाला जो सबसे अंदर है वो कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हिंदी सब जगह लिखा हुआ है तो उतना आप समझेंगे। ध्यान से हमने क्या कहा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्केलर आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, डायगोनल स्केलर नहीं हो सकता है, डायगोनल आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। क्लियर है इससे? जो सबसे अंदर है वो बाहर वाला कुछ भी हो सकता है, जो बाहर वाला है वो अंदर वाला नहीं हो सकता। ठीक है। ब्रीथ चार्ट वगैरह अगर पढ़े होंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है डायगोनल मैट्रिक्स? आगे बढ़ा जाए। आगे इसके बाद है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अगला जो हम लोग को पढ़ना है वह है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। आयताकार अव्याह। अब यह क्या कह रहा है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, अगर वो ट्रायंगल बना रहे हो मतलब त्रिभुज बना रहे हो, जो नॉन जीरो अवयव हैं अगर वो क्या बना रहे हूँ, त्रिभुज बना रहे हैं, यदि मुख्य विकर्ण के विकर्ण के ऊपर या नीचे, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, यदि मुख्य विकर्ण यानी मेन डायगोनल विकर्ण के साथ नॉन जीरो, अब हिंदी में क्या बोलेंगे नहीं मालूम है, नॉन जीरो। सर, हाँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो त्रिभुजाकार अवयव होगा ना, और नहीं तो आयताकार है तो वो रेक्टेंगुलर ना त्रिभुजाकार होगा। त्रिभुजाकार होगा, हाँ, हिंदी गलत। वो निश्चित त्रिभुजाकार होगा, आयताकार नहीं होगा, रेक्टेंगुलर होगा उसका। नॉन जीरो अवयव त्रिभुज बना रहे हो, जैसे अगर हम यहाँ बोले तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर दो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एक, दो, तीन, जीरो। तो यहाँ देखोगे कि इस माने जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं या जो त्रिभुज, तो इस तीनों को जब तुम मिलाओगे तो एक त्रिभुज का स्ट्रक्चर तुम लोग को दिख रहा होगा कि बन रहा है। यानी आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। उसी तरह से अगर इसी को हम ऐसे लिख दें कि एक, दो, तीन, जीरो, तो भी ये क्या बना रहा है, त्रिभुज फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो अगर त्रिभुज बना रहा हो और तो उस त्रिभुज के बाहर जो भी अवयव हैं अगर वो शून्य हैं, क्या होने चाहिए, शून्य होना जरूरी है। ठीक है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ बनाए तो एक, अगर तीन ऑर्डर का बना रहे हैं, दो, तीन, फिर यहाँ मान लो हो जाएगा चार, पाँच, छ, फिर हो गया बीच में 1 मिनट। कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ, जैसे दो हो गया, हो सकता है यहाँ जीरो हो, यहाँ भी जीरो होगा, यह ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें भी जब आप देखेंगे तो यह भी क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। माने त्रिभुज को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। तो जब नीचे की तरफ त्रिभुज बनेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग लोअर, क्या बोला जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब निम्न। ठीक है, त्रिभुजाकार अव्याहु।
और जब ऊपर के तरफ, इसी को अगर ऊपर के तरफ इस तरह से बन रहा होगा तो उसको बोलते हैं उच्च, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी उच्च त्रिभुजाकार अव्याहू। यानी उच्च त्रिभुजाकार अव्याहू में क्या हो जाएगा कि अगर इस तरह से हम बनाएं और ऊपर वाले में हमारा बनना चाहिए, तो 1 2 3 शून्य शून्य 4 5 और एक यहाँ 6 फिर शून्य, तो इसमें देखेंगे तो ऊपर की तरफ त्रिभुज इस साइड बनता है। ठीक है। तो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निम्न और उच्च त्रिभुजाकार अव्याहू, सब किसी को क्लियर होगा। ठीक है। क्लियर है सब किसी को? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आयताकार भी याद पढ़ना है। किसी को प्रॉब्लम है? किन्हीं को प्रॉब्लम है इसमें? किसी को प्रॉब्लम है? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए, तो फिर आयताकार की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला है, माहू को जो पढ़ना है उसके अनुसार है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार अव्याहू। हिंदी में अगर मिस्टेक होगा तो आप बताएंगे। आयताकार अव्याहू। ठीक है। तो आयताकार अव्याहू में हमको क्या हो जाएगा कि यदि कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ai और m×n इस प्रकार से है, इस प्रकार से कि m और n दोनों बराबर नहीं है, m ≠ n, m n के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयताकार अव्याहू कहते हैं, रेक्टेंगुलर अव्याहू। ठीक है। कोई दिक्कत? अब जो आयताकार यानी अव्याहू है, इसमें भी कुछ प्रकार होंगे आयताकार वाले के लिए। तो आयताकार वाले में मेनली हमारा दो अगर बोले तो दो, एक एक कॉलम हो, चार हो जाएंगे। ठीक है। कितने प्रकार हो जाएंगे? चार। जिसमें आपको पहला वाला जो दे रहा है उसमें क्या कह रहा है? होरिजेंटल। होरिजेंटल अव्याहू हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। क्षैतिज।
ठीक है। एक क्षैतिज हो गया और दूसरा जो है वो हो जाएगा वर्टिकल। वर्टिकल का हिंदी जो था उदर्ग, उदर्ग अव्याप। ठीक है। तो हॉरिजेंटल वाले में क्या होगा और वर्टिकल वाले में, तो हॉरिजेंटल का तो मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि इस तरह से लंबा होना चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट लंबा हो, ऊपर से नीचे लंबा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज थोड़ा सा हमको समझा दो कि ये कब इस तरह से चौड़ा होगा। जैसे जो एम और एन के रिस्पेक्ट में हम बोले तो कौन बड़ा होगा तो इधर ज्यादा लंबा होगा ये, माने हॉरिजेंटल होगा। और वर्टिकल का मतलब हो गया कुछ ऐसे, माने यह हो गया वर्टिकल। ठीक है। और यहाँ भी हमारा m इंटू एन है। तो एक बात बताओ, m बड़ा होगा तब हॉरिजेंटल होगा या n बड़ा होगा तब हॉरिजेंटल होगा? यानी पंक्ति की संख्या अधिक होगी या स्तंभ की संख्या अधिक होगी, थोड़ा सा बताओगे हॉरिजेंटल के लिए? m बड़ा होगा। किसके लिए? m किस चीज के लिए m बड़ा होगा? हॉरिजेंटल के लिए। हॉरिजेंटल के लिए एन बड़ा होगा और वर्टिकल के लिए एम बड़ा होगा। हॉरिजेंटल के लिए n बड़ा होगा, यानी इसके लिए n ग्रेटर होगा m से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7, तो इसमें दिख रहा है 2 के बदले जब 3, माने 2 रो के बदले कम से कम अगर 3 आए कॉलम, कितने कॉलम आए? 3। तब जाके यानी इसका ऑर्डर जो है वो 2 गुने 3 हुआ। तो कौन बड़ा है? n बड़ा है। तो n यदि बड़ा हो, यदि n ग्रेटर हो m से, तो हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर देखें, मान लो हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 के बदले कम से कम 3 होने। चलिए, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। दो हमने बताया था। एक जो था ओरिजेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अव्याहु। और दूसरा हमने आपको बताया था कि वर्टिकल, यानी ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। ठीक है। अब रहा कि उसमें एक चीज और बताया गया था पिछले वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे कि आयताकार मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या m बराबर नहीं हो n के, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, जो m इंटू n होता है, तो m इंटू n, m और n दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। हॉरिजेंटल के लिए हम अभी बता रहे थे, तो हॉरिजेंटल के लिए क्या कंडीशन है कि यह क्या होना चाहिए तुम्हारा, यानी
रो यानी m इंटू n था, n का संख्या m से बड़ा होना चाहिए, n का संख्या m से क्या होना चाहिए, बड़ा। जैसे 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो इसमें देख रहे हैं रो की संख्या जो है वो 2 है, जबकि कॉलम की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है। कॉलम की संख्या कितनी है, 3। तो यानी रो और कॉलम की संख्या निश्चित रूप से जो है, ये ध्यान रखेंगे कि रो यानी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में हमारा क्या है, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या ज्यादा होगी यानी अधिक होगी। और जो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा इसमें क्या कंडीशन है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में जो होगा वो m इंटू एन होगा, तो m जो होगा वो ग्रेटर होगा n से। मतलब ऊपर से नीचे, मतलब उदर्ग की जो संख्या होगी, यानी जिसको हम लोग कौन सी कहते हैं, स्तंभ। कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ। यानी अगर दूसरे भाषा में हम लोग लिखना चाहें तो कॉलम की जो संख्या होगी इसमें वो छोटी होगी किससे, रो से। और इसमें अगर हम बोले तो कॉलम की जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, कॉलम की जो संख्या कॉलम की जो संख्या होगी यह बड़ी होगी किससे, रो से। यानी कॉलम को हम लोग बोलते थे स्तंभ, ठीक है, और इसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो यह हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लिखे तो 2, 3, 4, 1, 2, 0। तो इसमें दिख रहा है कि रो कितने हैं, R1, R2 और R3, 3 है। और कॉलम जो है वो 2 है, ठीक है। तो कॉलम के तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल अगर क्लियर है तो उसके बाद जो है फिर हम लोग को और इसमें दो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो 2 जो और है वो कौन कौन सा है। 1 मिनट। अच्छा, वर्टिकल था ही यहाँ हम लोग का। चलिए, तो अगला जो है, तो और दो कौन कौन से हैं, तो बी 2 हो गए। तीसरा, तो तीसरा को हम लोग बोलते हैं यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी अगर बोलेंगे तो पंक्ति अव्याह, ठीक है। तो पंक्ति अव्याहू कब कहेंगे, जब एक ही पंक्ति हो, पंक्ति की संख्या कितनी हो, एक। मतलब यदि Aij का ऑर्डर है m इंटू n, और यदि a बराबर इतना है और इस प्रकार से हो कि m का वैल्यू तो 1 हो लेकिन n कुछ भी हो, यानी m का वैल्यू 1 ही होना चाहिए, 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं हो। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी हो, m का वैल्यू जैसे 1, 2, 3, तो 1 गुने 3। तो ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स। यानी रो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2, 5 हमने लिख दिया तो ये है 1 गुने 2, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है।
यानी रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अगर पंक्ति की संख्या एक होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला जो है वह कहता है क्या? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो कॉलम मैट्रिक्स यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे स्तंभ अभ्याहु। स्तंभ अभ्याहु। तो इसमें यदि n का वैल्यू कितना हो जाए? 1 हो जाए, यानी स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो। जैसे 2, 5, 7, अगर यहाँ ऑर्डर रखेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा। अगर कोई लिख दिया मान लो 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है ये जो n का वैल्यू है अगर 1 रहे तो उस स्थिति में क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर m का वैल्यू 1 रहे तो वह होगा रो मैट्रिक्स। और यदि m का वैल्यू n से बड़ा रहे तो वह हो जाएगा वर्टिकल। और अगर n का वैल्यू m से छोटा रहे तो वह हो जाएगा हॉरिजेंटल। क्लियर है ये चारों? तो ये 4 प्रकार के आयताकार मैट्रिक्स हैं। कितने? 4 प्रकार के ये सब आयताकार मैट्रिक्स हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि वर्ग मैट्रिक्स यानी वर्ग अव्याहु कौन कौन से हैं। दोनों में, रेक्टेंगुलर और वर्ग दोनों में अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों में अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे जल्दी। किसी को दिक्कत है? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है? आगे बढ़ा जाए? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला है आगे, इसके बाद हमको पढ़ना है यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अव्याहु की समानता। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी अव्याहु की समानता। दो अव्याहु या तीन अव्याहु जो भी बोला जाए। तो अब एक चीज हमको यहाँ ध्यान रखना है कि अव्याहु की समानता के लिए कुछ कंडीशन है हमारा। अगर उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो समान होगा, अदरवाइज वो समान नहीं होगा। ठीक है, तो यानी समान होने के लिए, यानी दोनों में समानता होने के लिए बराबर, यानी अगर बोले आगे चल के आएगा कि इक्वालिटी ऑफ सेट यानी इक्वल सेट की बात हो। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि दोनों स्थिति में दो कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि वो क्या है? इक्वालिटी ऑफ सेट है। और अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग इक्वालिटी ऑफ सेट नहीं कहते हैं, यानी अब दो अवयवों में समानता हम लोग नहीं कहते। ठीक है, पहला क्या, यानी दो कंडीशन है। क्या है दो कंडीशन? तो एक सबसे पहला कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी अगर दो मैट्रिक्स की हम बात करें तो दोनों अव्याहु का कोटि समान हो।
दोनों अव्याहु का कोटि समान हो, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निश्चित रूप से क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मतलब अगर एक का ऑर्डर 2 गुने 3 है, तो दूसरे का भी ऑर्डर 2 गुने 3 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि उसके जो संगत अवयव हैं वो समान हो। संगत अवयव समान। संगत अवयव क्या हो, समान। यानी अगर हम बोले तो corresponding एलिमेंट्स आर से, जो corresponding एलिमेंट्स हो वो क्या होने चाहिए, आपको समान होने चाहिए। ठीक है। तो corresponding का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि दो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया, एक हमने ले लिया ए, जिसका ऑर्डर 2 गुने 3 मानते हैं। ठीक है। तो 2 गुने 3 तो हो जाएगा 1 2, यानी 1 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या कर रहा है कि पहले आएगा A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A13, फिर आएगा A21, A22, और लास्ट वाला आएगा तुम्हारा A23। ठीक है। और ऑर्डर हो गया 2 गुने 3। और एक बी जो है, इसका भी ऑर्डर हम मान रहे हैं 2 गुने 3। और इसमें एलिमेंट हो जाएगा B11, B12, B13, B21, B22, B23। ठीक है। इसका भी ऑर्डर 2 गुने 3। तो पहला हमको देखना है कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दूसरे कंडीशन को जांचना है। तो पहला कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। दोनों जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो निश्चित रूप से उनका ऑर्डर यानी कोटि समान होना चाहिए। दूसरा हमको मिलाना है कि क्या 1 1 से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्या 1 1 वाला जो एलिमेंट है, A11 और B11, क्या ये दोनों समान है या समान नहीं। समान होंगे तब इसको बोलेंगे इक्वल से। अगर A12 और B12 ये दोनों समान है तो इक्वल से। अगर बोले अगर बोला जाए यहाँ पे कि A13 और B13 ये समान होने चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं अगर समान है, मतलब क्रमशः जो संगत हैं, जैसे A21 यह इसके बराबर हो गया। फिर अगर बात करें A22 B22 के बराबर हो गया। मतलब जो पोजीशन हम लोग निकाल रहे थे, अगर सारे पोजीशन पे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, माने समान है, एक ही नंबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ सेट बोलेंगे। अगर समान नहीं है तो उसको इक्वल सेट हम लोग नहीं बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और हम लेते हैं तो समझने के लिए हो गया था। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हमने लिखा 2
3 5 7 1 4 ए। चलिए, बी जो दिया हुआ है वो मान लिया हमने 5 7 6 2 4 1। अब जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। एक चीज जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा गया है, देखिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का भी 2 गुने 3 है और इसका भी 2 गुने 3 है। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स केवल सेम होने से यह इक्वल सेट हो पाएगा, या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है कि इक्वल है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमारा समान है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इक्वल सेट है? अब बताओ, इसमें ए बी सी 3 दिया गया है। एक ए सेट ए यानी अव्याहु ए है, एक बी है और एक सी है। ए बी सी तीनों में कौन जो है वह इक्वल सेट है, या इक्वालिटी ऑफ, सॉरी, इक्वल मैट्रिक्स है, या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? ए बी सी तीन हमारे पास है। ए और सी होगा सर। बी और बी सी की ए सी। ए सी, ए और सी। ए और सी। तो ए और सी में हमको क्या दिख रहा है कि ए और सी में हमको दो चीज दिखा। क्या? तो एक हमको दिख रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। और उसके साथ फिर हम लोग को दिख रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं, माने संगत जो अवयव हैं, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, पहले पे 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, फिर 1 है तो 1 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, 4 है तो 4 है। तो इस स्थिति में इसको हम बोलेंगे कि क्वालिटी ऑफ कंडीशन, यानी जो अगर बोले तो ए बराबर क्या है तुम्हारा, सी के है। ए बी के बराबर नहीं है और ना ही बी सी के बराबर है, बस उनका ऑर्डर क्या है, तीनों का सेम है। यहां तक कि किसी को कोई समस्या है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए। किसी को दिक्कत है? तो आगे हम बढ़ते हैं। अब एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा होगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक अब मैट्रिक्स हमने लिखा और जिससे जो पूछेंगे वही बताएंगे। एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 5 7 3 2 1। कॉपी पे आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। दूसरा हम लिख रहे हैं, 3 2 5 4 2 3 5 7 1। लास्ट वाला मिनट यार आने दो। फिर एक तीसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, 2 3 5 7 4 8। 3 मैट्रिक्स सब किसी को दिख रहा है?
पहला जो ए की अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट नंबर इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर में हमारा क्वेश्चन है, जिनसे पूछेंगे वो या तो मैसेज से रिस्पॉन्स करेंगे या बोल लेंगे, दोनों में जो आपको आसान लगे। पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है? सबसे पहले रेक्टेंगुलर या स्क्वायर? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताएंगे पलक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है? पलक। जी सर। पहला वाला जो है रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर है। उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? ऑर्डर ऑर्डर ऑफ, मैट्रिक्स हाँ, उसका कोटि कितना है? पहले वाले का कोटि कितना 2 गुने 3 होगा सर। है? 2 गुने 3, अच्छी बात है। तो 2 गुने 3 है, ठीक है। जी सर। अब थोड़ा सा बताएंगे कि 5 वाले का पोजीशन, एलिमेंट 5 का है। 5 वाला जो एलिमेंट है, एलिमेंट 5 है, तो 5 का जो है पोजीशन क्या है, कितने नंबर पे है, यानी रो इंटू कॉलम बताएंगे पलक। ई E12 है। A12 है, माने 1 2 हाँ। पोजीशन है उसका। एक वाले का क्या पोजीशन है? E23। 2 3, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखेंगे, अगर जिनको ना क्लियर हुआ वो अपना पूछते रहेंगे। रीचा है जी? नहीं है? सूरज कुमार। जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सूरज। सूरज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? गायब है। A21 सर। हाँ, A21। क्या है? A21। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले बताएंगे ऑर्डर ऑफ कितना, मैट्रिक्स रो गुने कॉलम, रो कितना है इसमें? ऑर्डर ऑफ 3 4 मैट्रिक्स यानी 3। कोटि बताना है। तो अब ब्याहू का कोटि की बात कर रहे हैं, तो रो कितना है, रो गुने कॉलम बोलते हैं, तो रो कितना है? यानी, 3 है सर। हाँ 3, और कॉलम कितना है? इंटू 4। 4 है। कॉलम 3 ना 3 ही है। 3 ही है, यानी रो भी 3 है, जैसे या R1 है या R2 है या R3 है, या C1 है या C2 है या C3 है। तो रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ऑर्डर हो गया 3 गुने 3। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर? ये रेक्टेंगुलर होगा सर। रेक्टेंगुलर होगा, 3 गुने 3 है तो ना स्क्वायर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, गलती हो। यानी वर्ग अव्याहू है। अब बता दो, ये जो 4 है, इसका पोजीशन क्या है, इस 4 एलिमेंट वाले का पोजीशन क्या होगा, स्थान क्या होगा अव्याहू में? C21। C21 नहीं बोलेंगे, इसे 2 1 बोलेंगे, यानी रो 2 और कॉलम 1, यानी इसका जो पोजीशन है वो टू और वन है। अब वो हम A सेट बोले, B सेट बोले, C सेट बोले, जो बोलना हम बोल सकते हैं। 7 वाले का क्या है? 7 वाले का A A32।
3 2। क्लियर है हमारी बात? मैंने तीसरा रो, जी सर। दूसरा कॉलम। ठीक है। उसके बाद जी सर। आएंगे सुप्रिया, तीसरे नंबर के लिए। ऑर्डर क्या ऑफ आप मैट्रिक्स बताएं? बताएंगे? 3/2 है। 3/2 है। चलिए ठीक है, 3/2 है। कौन सा मैट्रिक्स है? वर्ग या आयताकार, यानी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में कौन सा? रेक्टेंगुलर में कौन सा है? वर्टिकल या हॉरिजेंटल? मतलब वर्टिकल का मतलब हो वर्टिकल। गया ऊर्ध्व, और हॉरिजेंटल का हो गया क्षैतिज। क्या है? वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल है ना? वर्टिकल है। अब बता दो 7 वाले का पोजीशन क्या है? 2 1। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। 2 2 है। 2 2 है। 4 वाले का पोजीशन क्या है? 3 1। 2 वाले का पोजीशन क्या है? 1 1 मतलब 1 1। ठीक है। तो लगभग ये पोजीशन हमको पहचानने आ जाना चाहिए। ठीक है। और ऑर्डर लिखने, कॉलम पहचानने और टाइप्स पहचानने, यहां तक हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब इसको इरेज आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट क्लास है, तो थोड़ा सा इरेज आउट क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले। अब एक चीज देखोगे, इसमें हम लोग को अलजेब कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, लेकिन प्रॉपर्टीज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, या एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी लिख सकते हो। ऐड लिखो चाहे एडिशन लिखो, दोनों बात क्या है, सेम। मैंने ऐड यहाँ लिख दे, चाहे एडिशन लिख दे, माने जोड़ और घटा, यानी योग। अव्याहुओं का योग तथा अंतर। अभी कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, तो खैर अभी इसको देख लेते हैं। अवयवों का योग तथा अंतर। अब हम लोग इसमें करते क्या है, तो सबसे पहले योग या अंतर के लिए जरूरी क्या कंडीशन है हमारे पास? तो कंडीशन जो है, जो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए, यानी कोटि समान हो। कोटि समान हो, यानी जो जिस दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, उस दोनों का कोटि समान होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, जिसका 2 3 5 7, और एक बी हम ले लिए, और हमको दिया हुआ है मान लो 3 2 7 5 4 2। अब हमको कहा जाए कि A+B निकाल के बता दीजिए, कि A+B निकालिए। तो इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो क्या A+B निकलेगा? जल्दी बोलेंगे। A+B हम निकाल पाएंगे? कंडीशन क्या है कि कोटि समान होना चाहिए, और हमको यहाँ दिख रहा है कि कोटि समान नहीं है। इस कारण से हम बोलेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल है, माने इस कंडीशन में यह नहीं निकल पाएगा। लेकिन वही जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो जाए, जैसे ए बराबर अगर दिया रहे कहीं 2 3 5 7, और बी जो है वह दिया हुआ है मान लो 3 2 1 4,
अगर हमको कहा गया कि ए प्लस बी निकालिए, तो ए प्लस बी के लिए अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हम जोड़ते या घटाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जोड़ते या घटाते हैं तो संगत अवयव का जोड़ होता है। क्या होता है? संगत जो अवयव होते हैं, यानी क्रॉसपॉन्डिंग संगत अवयव का योग या या अंतर निकालते हैं। अगर डिफरेंस होगा, अंतर निकालते हैं। अब संगत का मतलब क्या है? पहला का पहले के साथ, तो हम जोड़ निकालना होगा तो 2 + 3 होगा। दूसरे के दूसरे के साथ मतलब 3 + 2 होगा। फिर दूसरे रो में, मैंने पोजीशन जो हमारा था, जो हम अब बार बार पूछ रहे थे, तो 5 + 1, फिर 7 + 4। तो इसको हम ऐड ऑन कर लेंगे तो हमारा आएगा कितना? 2 3 5, फिर 3 2 5, 5 1 6, 7 4 11। तो ए प्लस जो बी का रिजल्ट आने वाला है यह यही आने वाला है। यानी संगत अवयव को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, संगत अवयव को जोड़ते हैं या संगत अवयव को घटाते हैं। ठीक है, वहीं अगर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो अगर हमसे सब्ट्रैक्शन पूछा गया, अगर हमको सब्ट्रैक्शन, मान लो ए प्लस बी तो हम लोग निकाल लिए, अगर उसी क्वेश्चन के लिए हमको ए माइनस बी बोला जाता, तो ए माइनस बी के लिए फिर हमको संगत अवयव को घटाना है। मतलब 2 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे। तो हमारा रिजल्ट आएगा -1, 1, 4 और 3। वहीं अगर हम b-a घटाएं, ठीक है, तो b माइनस, जब b में से a घटाएंगे तो 3 में से कितना जाएगा? 2। फिर 2 में से कितना जाएगा? 3। फिर 1 में से कितना जाएगा? 5। और फिर 4 में से कितना जाएगा? 7। मतलब अगर b वाला है, b-a है, तो b पहले लिखेंगे, a कहाँ लिखेंगे? बाद में। अगर उसको लिखना हो तो हम लोग b माइनस, पहले b लिख लेंगे, उसके बाद -a करके लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट जब आप देखिएगा तो ये आएगा 1, कितना आया? 1। फिर आया -1, फिर आया 4, फिर आया -3, -4। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा हमको समझाओ कि योग दो, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। कौन सा प्रॉपर्टी? तो क्रम विनिमय नियम। तो जोड़ तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। जैसे यह ए प्लस बी है, हम बी प्लस ए भी निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट वही आने वाला है। आपको निकाल के देखना हो तो देख सकते हैं। ए प्लस बी बराबर बी, बी प्लस ए होता है। तो एक क्रम विनिमय नियम का भी पालन करेगा, साहचर्य नियम का भी पालन करेगा। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन करता है? पहले से भी मालूम है कि जो घटाव होता है वो नहीं पालन करता है, इसका मतलब यह उसका पालन नहीं करेगा। क्लियर है हमारी बात? पालन करेगा। डिफरेंस जो है, अंतर जो है, क्या साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा? करेगा जी। नहीं करेगा। तो सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा लेकिन एडिशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे।
अब इसके बाद जो अगला है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने हैं। जैसे यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अचर से गुना, किसी भी अचर से गुना अगर हम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी दिया भाई, एक एक प्रॉपर्टी नहीं हो तो हम देखते चलते हैं। एडिशन है, डिफरेंस आपको बता दिया गया, योग का क्रम विनिमय नियम आपको बताया गया कि क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम दोनों का पालन करेगा योग, अंतर जो है यानी वो नहीं करेगा। ठीक है। तत्समक आइडेंटिटी, अस्तित्व, तो एक उसमें छूट गया था हम लोग का जीरो मैट्रिक्स, जिसके सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। जीरो मैट्रिक्स शून्य अव्याहु किसे कहेंगे, जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शून्य अव्याहु कहते हैं। तो जो जीरो मैट्रिक्स होता है वही तत्समक योगात्मक होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि तत्समक योगात्मक का मतलब क्या हो गया, कि जब जोड़े तो उस पर कोई अंतर नहीं हो, तो जीरो जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। योज प्रतिलोम मतलब जोड़ने पे रिजल्ट कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो कब होगा, जब नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद है कि गुणा, यानी अचर से गुणा या अदिश गुणन, एक टॉपिक है उसमें, अदिश